के अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ को देखेंगे, संपूर्ण सार संग्रह को देखेंगे। जो आपने अब तक जो एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ये वीडियो जो है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री से संबंधित ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके लिए जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के सोशल साइंस सब्जेक्ट से इतिहास सब्जेक्ट लेकर के अपना तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सीटेट सेकेंड पेपर में जो एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यूपी पीसीएस या फिर आईएएस जो भी तैयारी कर रहे हैं जीके से संबंधित, हिस्ट्री जीके से संबंधित, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से यह वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बीपीएससी 3.0 का जो सिलेबस है आपका एसएसटी का, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, वो आपका एनसीईआरटी लेवल का ही है, एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से ये आपका जो है ये आप महत्वपूर्ण वीडियो होगा आने वाले आपके बीपीएससी 3.0 के सोशल साइंस एग्जाम में। 6 to 8 और 9 to 10 के जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो 11-12 की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप किए बिना इसको अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए गए हैं जो निश्चित रूप से आपकी आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण होगा। तो उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। प्रमुख अभिलेख और उनके उस शासक से संबंधित, यानी जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित हैं, इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को निश्चित रूप से कोई 1-2 नंबर का प्रश्न पूछता है, उसमें देता जरूर है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और जितने भी अभिलेख मैं बता रहा हूँ आपको सारे महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखेंगे इसके अंतर्गत तो मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यह सोबरमन से संबंधित था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित था। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो था ये स्कंदगुप्त से संबंधित था। तो ये आप इम्पोर्टेंट अभिलेखों को देख लिया आपने और किस राजा से वो संबंधित थे, किस शासक से संबंधित है, ये सारे अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। अब नवपाषाणिक स्थल के बारे में देख लेंगे। नवपाषाण काल में जो स्थलों की खोज की गई है वो किस राज्य से संबंधित है और वहाँ पे कौन सा साक्ष्य मिला है। तो ये साक्ष्य यहाँ पे हो जाएगा। साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है, ये बुर्ज-होम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये कश्मीर में है और कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मालिक के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मालिक के साथ बकरियों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज-होम में। और बुर्ज-होम में गर्तावास भी मिला है। गर्तावास का मतलब होता है जो ज़मीन के नीचे मकान बनाए जाते थे, वहाँ पे लोग रहते थे, उसी को गर्तावास कहते थे। और गर्तावास का साक्ष्य इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, ये बुर्ज-होम से प्राप्त हुआ है। अब अगला जो है आपका स्थल इम्पोर्टेंट ये भी है, गुफा कराल, ये भी कश्मीर में है और यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित औजार भी मिले हैं। धूसर मृदभांडों का प्रमाण मिला है। सिलबट्टा व रद्दी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी मिले हैं। तो हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए, गुफा कराल से। कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है ये भी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में इसको पुटअप करता है जरूर।
मेहरगढ़। सबसे पहले इससे क्वेश्चन एक और बनेगा कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण भी यहीं से मिल रहा है। तो प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण भी कहाँ से मिला है आपका, तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है आपका, उसको देखेंगे महदहा, उत्तर प्रदेश में। महदहा कहाँ पे है, सबसे पहले इसी को जान लेंगे। महदहा जो है उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो महदहा से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती का भी प्रमाण मिला है और पशु बाड़ा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला जो इम्पोर्टेंट है कोल्डिहवा, ये भी उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा किस राज्य में स्थित है, नवपाषाण कालीन स्थल, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और ये इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि धान की खेती का भारत में ही नहीं विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। तो ये स्थल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप निश्चित रूप से बढ़िया से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है आपका संगन कल्लू है। ये यहाँ से राख के टीले मिले हैं, जो बेल्लारी जिले में स्थित है और यह कर्नाटक में। संगन कल्लू कहाँ पे है, कर्नाटक में। यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और बेल्लारी जिले में है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है पिकली हल, यह कर्नाटक में है और यहाँ से भी राख के ढेर निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चोपनी मांडो जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी नवपाषाणी स्थल बहुत ज़्यादा मिले हैं। मधुमक्खियों के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण और हाथ से निर्मित जो है मृदभांड, हस्त निर्मित मृदभांड भी यह चोपनी मांडो से प्राप्त हुआ है। सारू तारू ये जो है असम में है और असम के गुवाहाटी में आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। चिराद इम्पोर्टेंट है, ये बिहार में मिला है, नवपाषाणी कालीन स्थित है। तो ये भी पूछता है कि चिराद नवपाषाणिक स्थल है या पूरा पाषाणिक स्थल है या हड़प्पा कालीन स्थल है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यह नवपाषाणिक कालीन स्थल है। और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरण के सींगों से बनाए गए हैं। दाओजली जो है ये आसाम में है और कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब देख लेंगे हड़प्पा स्थल में पूर्व में सबसे कौन है और सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है। तो हड़प्पा स्थल की सबसे पूर्वी सीमा जो है ये आलमगीरपुर है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा स्थल की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ पे है, ये पूर्वी सीमा है आपकी, और यह जो है आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा जो है यहाँ पे, ये पश्चिमी सीमा आपकी ये सुत कांगेडोर है और यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सबसे उत्तरी सीमा जो है आपकी मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, यह उत्तरी सीमा है आपकी। और सबसे दक्षिणी सीमा जो है हड़प्पा सभ्यता की, ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तो आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है। सुत का गेंडोर जो है ये बलूचिस्तान में है और ये पश्चिमी सीमा इसकी है सबसे, और सबसे उत्तरी सीमा मांडा है और सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। अब वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेंगे जो उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इससे 1-2 नंबर का प्रश्न जरूर पुटअप करेगा आपका एग्जाम में। वीडियो में वो कौन तक जरूर देखिएगा, स्किप किए बिना। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। जो पहले आधुनिक नाम उसको क्या कहा जाता था और उस समय वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो गाय को जो है अघन्या कहा जाता था जिसका वध न किया जाता था, न किया जा सके, यानी जिसका वध न हो, और इसी के लिए जो है युद्ध भी होता था।
गाय के लिए भी युद्ध किया जाता था। राजा के लिए जो शब्द यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, गोपा था। अतिथि के लिए जो है गोहंता और गोहन भी कहा जाता था। धनी व्यक्ति जो होता था गोमत कहलाता था। तो ये आप देखिए, आप युद्ध जो है आपका, युद्ध के लिए जो प्रयोग शब्द हुआ था आपका, तो यह गविष्ट या गेसु या गम्य, पुत्री, ये दुहिता इसको कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था प्राचीन काल में, और मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, और पशु चारण योग्य भूमि को खिल्ले कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट शब्द हैं। जो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में देख लेंगे, उनका प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है। तो वितस्ता जो है इसका प्राचीन नाम था, वर्तमान में उसका नाम झेलम है। विपाशा को वर्तमान में ब्यास कहा गया। दृश्यद्वती या दृश्यद्वती जो है ये घग्गर नदी, चौदांग नदी को कहा गया। क्रभु नदी को जो है कुर्रम नदी कहा गया था प्राचीन काल में। कुंभा को काबुल नदी इस समय कहा गया। सदानीरा जो प्राचीन समय में कहा जाता था, वर्तमान में उसका नाम गंडक है। अस्किनी वर्तमान में चिनाब के नाम से जानी जाती है। शत्रुद्री वर्तमान में सतलज के नाम से जानी जाती है। और गोमल वर्तमान में गोमती के नाम से जानी जाती है। और सिंधु नदी जो है वर्तमान में सिंध के नाम से जानी जाती है। अब प्रथम जैन संगीतियां देख लेंगे। तो 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में स्थूलभद्र के नेतृत्व में की गई थी। द्वितीय संगति 512 ईसा पूर्व वल्लभी में गुजरात में जो है ये क्षमा श्रवण के नेतृत्व में की गई थी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनके बारे में कुछ देख लेंगे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वैशाली के कुंड ग्राम के निकट। पिता का इनके नाम सिद्धार्थ जो था वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम इनके त्रिशला था जो लिच्छवी शासक के चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनके महावीर का था वर्धमान। और पत्नी का नाम इनके यशोदा था। कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री यानी इनकी लड़की का नाम जो है प्रियदर्शना था, जिनको अड़ुज्जा भी कहा जाता था। अब इनको प्रमुख उपाधियां भी दी गई थी। तो प्रमुख उपाधियां क्या क्या दी गई थी इनको, तो केवलिन के नाम से जाने गए, कवैल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन विजेता के नाम से जाने गए, निर्गंत बंधन रहित, और अर्हत पूज्य के नाम से ये प्रमुख उपाधियां इनको दी गई थी। इनकी निर्वाण प्राप्ति जो है पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था, वहीं पे इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और इनके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था जो कपिलवस्तु में है और वर्तमान में रुक्मिणी नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम जो था सुद्धोधन था और शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के ये शासक थे। अब ये आगे इनका देख लेंगे। इनकी माता का नाम जो था महामाया था, महामाया देवी, जो कोलीय गणराज्य के थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गोत्र इनका गौतम था। पालन पोषण इनकी माता विमाता यानी कि इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम जो था राहुल था। सारथी जो थे चन्ना थे और घोड़ा कंतक, इन्हीं घोड़े का नाम कंतक था। ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी यह गया में हुई थी, बोध गया जो वर्तमान में है बिहार में। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और यह घटना जो है संबोधि के नाम से जानी जाती है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह घटना संबोधि के नाम से जानी जाती है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ
प्रथम शिष्य जो था आनंद या उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य था। इनके धर्म प्रचार का स्थल जो था। इनके जीवन का अंत यानी इनका निर्वाण प्राप्ति जो हुआ था, इसको महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में आयु 80 वर्ष थी उनकी, वैशाख पूर्णिमा के दिन, और यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अब बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में देख लेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके ठीक 100 साल बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। साब कबीर जो है ये इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक की अध्यक्षता में, कालाशोक शासक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम ईस्वी में हुई थी और यह कुंडलमेन में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में यह संगीति का आयोजन किया गया था। अब जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से लिखे गए हैं बौद्ध धर्म में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। सुत्त पिटक जो है यह पिटकों में सबसे बड़ा है। सुत्त पिटक जो है पिटकों में सबसे बड़ा है। यह बुद्ध के उपदेश और संवादों का इसमें संकलन किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है विनय पिटक जो पिटकों में लघुत्तम है। यह बौद्ध संघ के आचार विचार तथा नियम और निषेध का पालन संकलन किया गया उसमें। और तीसरा जो है आपका यह अभिधम्म पिटक है, पिटकों में मध्यम था। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को इसमें शामिल किया गया है। अब बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक देख लेंगे। तो जब वो गर्भ में थे तो उनका प्रतीक जो था हाथी था, और जब जन्म लिया उन्होंने बुद्ध ने तो कमल प्रतीक उसको माना गया। निर्वाण प्राप्ति के समय जो है पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन के समय में चक्र हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है बोधि वृक्ष इसका प्रतीक है। यौवन जो है ये सांड का इसका प्रतीक है। समृद्धि शेर और मृत्यु स्तूप के, गृह त्याग जो है ये घोड़ा प्रतीक है। तो ये बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं। इससे भी 1-2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है। तो आगे देखेंगे इसमें। अब 16 महाजनपदों के संबंध में देख लेंगे और उनकी राजधानी। तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा थी। प्राचीन नाम मालिनी था, ये मुंगेर कह सकते हैं उसको। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगिरी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा पावापुरी, वर्तमान में देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र। काशी की राजधानी जो है वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वर्तमान में अयोध्या या फैजाबाद का क्षेत्र कह सकते हैं। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल अहिछत्र कह सकते हैं। दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद कुरु जनपद की राजधानी जो थी महाजनपद की इंद्रप्रस्थ, मेरठ और दक्षिण पूर्ण हरियाणा का क्षेत्र। वज्जी विदेह और मिथिला का क्षेत्र। मत्स्य जो है विराटनगर, वर्तमान में जयपुर राजस्थान का क्षेत्र। वत्स्य जनपद की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद और बांदा का कुछ क्षेत्र इसमें है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चेदी की स्वतिवती सुक्तमती भी कह सकते हैं इसको। अस्मक की पोटन या पोटली भी थी। अवंती की उत्तरी उन्नति उज्जैन और दक्षिणी उन्नति महासमती। गांधार की तक्षशिला वो जो वर्तमान पाकिस्तान में है। और कंबोज की राजधानी जो थी आपकी ये हाटक राजपुर जो वर्तमान कश्मीर में है।